नमस्कार मैम, करेंगे स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स। आजकल हमारे डेयर के हैनीमैन मंथ के सेशंस चल रहे हैं। नॉट डे, नॉट वीक, बट मंथ के सेशंस, जिसमें हमारे जो डेयर के मेन मेंबर्स हैं लाइक डॉक्टर मल्होत्रा, योगेश मल्होत्रा, डॉक्टर मनीष आएंगे, डॉक्टर प्रमिला आएंगे, मैं आऊंगी। इस तरह से हम वीक में 3 या 4 सेशंस ले रहे हैं एक एक डॉक्टर के। सो टुडे इज माय सेकेंड डे। कल हमने बात की थी डिप्रेशन की। आज हम उसके कुछ केसेस करेंगे। कल भी 2 केसेस किए थे। आज भी हम उसके 3, 4, 5 जितने भी हो सके, टाइम अलाउस जितना भी, तो उतने केसेस करेंगे। एक बार थोड़ा सा दोबारा से बताती हूँ कि डिप्रेशन एक उदासी की बीमारी है, जिसमें पेशेंट बहुत उदास रहता है और उसका कुछ भी करने को मन नहीं करता। वैसे तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब पेशेंट अपनी सोशल लाइफ से कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। बच्चों में भी ऐसे ही फर्क तब पड़ता है जब बच्चे अपने स्कूल से, अपने इर्द गिर्द से, अपने घर से, सबसे टूटने शुरू हो जाते हैं। रीजंस की बात करती तो बहुत सारे, जितने लोग हैं, जितने मरीज हैं, उतने रीजंस हैं। मेन मेन रीजंस होते हैं कि कोई लॉस हो गया, कोई किसी चीज की कमी हो गई, किसी की डेथ हो गई, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई अब्यूज हो गया, कोई घटना, कोई दुर्घटना, कुछ भी ऐसा जिसको पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सका और वो डिप्रेशन में चला गया। सो इस तरह से कल हमने 2 केसेस किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट केस की स्टडी करेंगे। ट्रीटमेंट में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमने देनी ही है। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में सिडेशंस होती हैं। पेशेंट को इस तरह की दवाइयां दी जाती है कि उसके ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी नम हो और उसको स्लीप मोड में डाला जाए, ताकि वो कम सोचे, कम सैडनेस में जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है। जहां पे बहुत डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, ये केमिकल्स लेते हैं और फर्क भी पड़ता है। लेकिन होम्योपैथिकली जब हम पेशेंट को ठीक करते हैं तो उनको रूट कॉज से ठीक करते हैं। और जब रूट कॉज से ठीक होता है तो वो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। मैंने पता नहीं सैकड़ों ही पेशेंट्स को, डिप्रेशन के पेशेंट्स को ठीक किया होगा विद होम्योपैथिक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। ये नहीं कि मैंने कॉम्बिनेशंस, पेटेंट्स, ये 10-10 दवाइयों के जो हमारे बने होते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई रेकमेड का कॉम्बिनेशन या कोई भी किसी भी कंपनी का, वी डोंट यूज सच कॉम्बिनेशंस। आई वर्क ऑन प्रिंसिपल्स के बिल्कुल हल्की सी एक दवाई, थोड़ी सी मिनिमम डोज, और रेपिटेशन ज्यादा नहीं करना। इस तरह से हम हर मरीज को, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, उनको ठीक करते हैं। दूसरा जो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में होता है कि अगर एक घर वाला, आपके कोई घर का कोई बंदा डिप्रेशन में चला गया, तो घर वालों का बहुत बड़ा रोल होता है उसको ठीक करने में। पेशेंट को अक्सर लगता है कि ये लोग मुझे पूछते नहीं है। निग्लेक्ट की फीलिंग आती है कि इग्नोर करते हैं ये लोग, मुझसे बात नहीं ढंग से करते, वो अकेली रहने लग जाती है। कोई नई नई दुल्हन घर में आई है तो उससे अच्छी तरह से कोई बात नहीं करता। इस तरह की चीजें होने लगती हैं। तो सबसे बड़ा रोल घर वालों का भी होता है पेशेंट को ठीक करने में। कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके साथ हैं, और आपने ठीक होना है। उसके साथ साथ पेशेंट की जो भी उसकी चॉइस की, उसके जो उसकी हॉबीज हैं, लाइक गार्डनिंग, लाइक म्यूजिक, या कुछ भी और किसी भी तरह की कोई पेंटिंग करनी, वो उसमें इंटरेस्ट जिसमें भी है उसमें डाला जाए, ताकि वो उन चीजों में व्यस्त हो जाए और जो डिप्रेशन है, जो सैडनेस है, वो भाग जाए। कोई पेट रख सकते हैं कुछ लोग, जिनको डॉग से, कैट से प्यार है। तो डॉग्स एंड कैट्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन को दूर भगाने वाले हमारे फ्रेंड्स हैं। सो आज हम पहला केस स्टार्ट करते हैं। ये एक फीमेल है जो मेरे पास 16 में आई थी, अबाउट 9 years ago। उनकी एज एट दैट टाइम शी वाज 50 years old। तो इनको प्रॉब्लम थी कि मेरे फंगल नेल्स हैं,
मेरे एक दो और फिजिकल प्रॉब्लम्स की हिस्टेरेक्टोमी हुई है, ओवरीज भी रिमूव कर दी है, और 4-5 महीनों से मुझे डिप्रेशन हो गया, और साथ में उन्होंने रोना शुरू कर दिया। डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि वो स्टेफी सेग्रिया वाली लेडी, कल हमने दो केसेस किए थे, एक प्लेटिना, एक स्टेफी। तो स्टेफी वाली लेडी जितनी देर बैठी उतनी देर रोते रहे कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, और स्टेफी से वो ठीक हुए थे। तो जितने भी डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर देखने को मिलता है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होने के साथ साथ बात बात पर उनका रोना निकलता रहता है। वो रोते रहते हैं कि मुझे कोई पूछता नहीं है। तो इन्होंने बोला कि 4-5 महीने से मुझे डिप्रेशन है, और मैंने फला फला डॉक्टर से दवाई ली, मुझे नींद नहीं आती। जब उनसे दवाई ली तो उन्होंने मुझे पता नहीं क्या दवाई दी, मैं तो दिन में भी सोने लग गई, सोई ही रहती थी। और बिल्कुल अदरवाइज मेरा कोई काम करने को मन नहीं करता था, बस दिल करता था कि मैं भाग जाऊं यहां से। वैसे मैं बहुत ज्यादा माइल्ड हूँ, बहुत ज्यादा लोगों की सबकी बात मानती हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। घर में मेरे सारे लोग हैं, मेरा बेटा है, डॉटर इन लॉ है। मैं हमेशा हर एक से पूछती हूँ कि फैमिली में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि उससे हमें बहुत चीजों का पता चलता है। तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा हमारा बिजनेस है, पटियाले में एक नाम है हमारे बिजनेस का। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत रोना आता है, मेरा दिल करता मैं चीखे मार मार के रो, और बाहर को भाग जाऊं, बाहर को चली जाऊं, मतलब अनकंट्रोलेबल सा होता है। फिर बाद में पछतावा होता है कि ये क्या किया। गुस्सा वगैरह नहीं आता, बहुत कूल हूं, बहुत माइल्ड हूं, लेकिन मैं अपनी कोई भी बात किसी के सामने रख नहीं सकती। मुझे हमेशा अपने गुस्से को भी दबाना पड़ता है। मुझ में पेशेंस बहुत ज्यादा है, और हिम्मत नहीं होती कि घर वालों को, अगर फादर इन लॉ ने कुछ बोला, कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उनको कुछ कह दूं आगे से। और जो वो कहते हैं उसके लिए मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और मैं अंदर ही अंदर बर्दाश्त करती रहती हूँ। इतना ज्यादा मेरा नरम स्वभाव है। तो मैंने कहा कि कोई और कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई ऐसी बात हुई हो। तो उन्होंने बोला कि 2 साल पहले मेरे ब्रदर की डेथ हुई। बेसिकली डिप्रेशन तो तभी से ही मुझे स्टार्ट हो गया। हुआ क्या कि ब्रदर अभी बहुत ही यंग था, उसके डेथ हुई, डेथ के बाद उसकी वाइफ भी छोड़ के चली गई, और मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अकेले रह गए। इस बात का भी मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, और असली कारण मेरे डिप्रेशन का यही है। तो मैंने पूछा कि जैसे इतना आपका लंबा चौड़ा काम काम है, बिजनेस है, तो कितने संतुष्ट हो इन चीजों से। कहते बिल्कुल नहीं, संतुष्ट वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा भाई चला गया, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुख वाली बात है। सो दिस इज द केस। जितनी देर भी वो बैठे रहे उतनी देर 5-7 बार वो रोए। तो अगर हम एनालिसिस करते हैं इस केस की, सबसे पहले तो मैंने यही रूब्रिक लिया, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट्स और फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास 11 मेडिसिन हैं। तो इसका मतलब है कि दवाई तो इन 11 दवाइयों में से ही निकलेगी। अब 11 की 11 जो है उनको हमें जानना होता है कि वो किस किस तरह के होते हैं। दूसरा रूब्रिक मैंने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, वेक्सेशन, सप्रेस्ड फ्रॉम, क्योंकि वो किसी को कुछ कह नहीं सकते, अंदर ही दबाना पड़ता है। इसके साथ रिलेटेड दो और रूब्रिक्स हैं। एक है कॉवर्डाइज, ओपिनियन टू एक्सप्रेस हिज, के पेशेंट इतना डरपोक किस्म का है, इतना टिमिड सा है, इतना डरू सा है कि वो अपने व्यूज ही नहीं रख सकता। कॉवर्डाइज, ओपिनियन टू एक्सप्रेस हिज, के अपने वो ओपिनियन नहीं रख सकता। और इसके साथ एक रिलेटेड रूब्रिक है माइल्डनेस, complaining, bear the suffering, even outrage without, मतलब कि बिना कंप्लेन किए हर चीज को वो इतना माइल्ड होता है कि वो बर्दाश्त ही करता रहता है।
माइल्डनेस बियर्स सफरिंग, चाहे किसी के कहने से। मैंने कल भी बोला था कि एवरेज बंदे को डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन हमेशा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे होते हैं या बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं जिनको डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पर माइल्डनेस वो इतनी माइल्ड है कि बियर्स सफरिंग, अपनी तकलीफ को या दूसरे की कही हुई बात को बर्दाश्त करती रहती है। इवन आउटरीच विदाउट कंप्लेनिंग, कंप्लेन नहीं करती कि उन्होंने मुझे ये बोल दिया। खुद सफर करना, अंदर ही सफर करना। एंड वीपिंग, टेलिंग अबाउट हर सिकनेस। और इसके साथ कि मेरा दिल करता है कि मैं यहां से भाग जाऊं कहीं घर से। मैं, मेरा दिल करता है कि सड़क पे चली जाऊं, बाहर बाहर कहीं चली जाऊं, भाग जाऊं। दिस इज एस्केप अटेम्प्ट। और जब ये पांच छह रूब्रिक्स डाले तो देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, दैट वाज इग्नेशिया। इग्नेशिया में जो माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बियर सफरिंग विदाउट आउटरेज है, उसमें ये सिंगुलर है। कॉवर्डाइस, टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन में तीन मेडिसिन है। एक पेट्रोलियम है, एक ग्रेफाइट्स है, एक इग्नेशिया। तो इनकी जो फर्स्ट मेडिसिन आती है दैट इज इग्नेशिया। उसके आगे जो आती है स्टेफी, उसमें कॉवर्डाइस वाला भी नहीं है और माइल्डनेस वाला भी नहीं है। उसके आगे आती है नेट्रोम्योर, उसमें कॉवर्डाइस एंड माइल्डनेस वाले तो किसी में भी नहीं है। एस्केप अटेम्प्ट्स नेट्रोम्योर में नहीं है। तो उनको इग्नेशिया वन एम फर्स्ट टाइम में दिया गया। और जब वो नेक्स्ट टाइम आते हैं तो वो कहते हैं कि आई एम मच मच बेटर, बहुत ज्यादा मैं एक्टिव हो गई हूं पहले से। पहले तो मेरा बिल्कुल भी कुछ करने को मन नहीं करता था, किसी से बात ना करूं। लेकिन इस हफ्ते मैंने, वो 15 दिन की दवाई लेकर गए थे, तो इस हफ्ते मैंने काम करने शुरू कर दिए। घर के कितने लेडीज के काम होते हैं जो कि मैं पहले बिल्कुल नहीं करती थी। और डॉक्टर साहब, एक बात मैंने आपको बताई नहीं थी, और वो थी एसिडिटी। और मैं तो हैरान हूं कि दवाई तो मैंने एसिडिटी की ली नहीं, लेकिन आपकी जो आपने दवाई दी थी उससे एसिडिटी भी मेरी ठीक हो गई। और मैं बहुत ज्यादा काम और शांत हो गई हूँ। पहले मैं रोती बहुत थी, दिल करता था कि भाग जाऊं। अब बिल्कुल नहीं, अब मेरा, मैं शांत हो गई हूँ, मेरा मन शांत हो गया है। और मुझे गुस्सा भी कोई ऐसे खास नहीं आता। सब कुछ ऑल इज वेल नाउ। तो इग्नेशिया 1 दी, उसके बाद एक बार फिर से उनको इग्नेशिया 1 दी आफ्टर 2 मंथ्स। और इस तरह से ये बिल्कुल ठीक हो गए। बाद में इनका बेटा भी मेडिसिन लेने आया अपने लिए। तो इस तरह से इग्नेशिया में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसकी माइल्डनेस है, साथ में उसकी कॉवर्डाइस है, डरपोक है। दोनों चीजें, माइल्ड होता है, नरम स्वभाव, तो भी वो दूसरों की चीजों को बियर करता रहता है, अपनी सफरिंग को बियर करता रहता है, एक्सप्रेस नहीं करता। और कॉवर्डाइस में भी ऐसे ही है कि वो एक्सप्रेस नहीं करता। सो इस तरह से ये पेशेंट इग्नेशिया से ठीक हुआ। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बार बता रही हूं कहीं पर भी। तो ये लास्ट ईयर की बात है, 2 साल पहले की बात है कि एक मेरे पास पेशेंट आई। डॉक्टर थे, बोले कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा उदास हूं। और जब पूछा गया कि रीजन, हमेशा डिप्रेशन के केसेस में रीजन जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी रेपर्टरी में एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर है, उसमें बड़ी मुश्किल से 15-20 पेजेस होंगे। वो आपके टिप्स पे होने चाहिए कि क्या रीजन है, पेशेंट क्यों बीमार होता है। क्या वो फाइनेंशियल लॉस है, क्या वो लोनलीनेस है, क्या वो किसी की डेथ हो गई, क्या ऐसा रीजन है। उसमें हंड्रेड्स ऑफ रीजन दिए गए हैं। और डिप्रेशन में पक्का होता है कि कोई रीजन है जिस कारण वो पेशेंट उदासी की बीमारी में गया है। तो ये डिप्रेशन का केस है। 30 इयर्स के एक फीमेल है। बोले कि मेरी शादी को 7-8 साल हो गए,
और हस्बैंड ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। घर में इन लॉज है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ भी है। और सब लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैंने लव मैरिज की है, तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। और हमेशा मैं वही पुरानी चीजें सोचती रहती हूँ। और इतना मुझे ये लोग अब्यूज करते हैं। मान लो मैं, मेरे ससुर जी सामने एक जगह पे बैठे रहते हैं, और मान लो मैं इस कमरे से उस कमरे में गई या जा रही हूँ, ही कॉन्स्टेंटली वॉचेज मी लाइक दिस, कि वो जा रही है, वो अब किचन में गई है। तो आई डोंट लाइक दिस, कि मुझे कोई घूर घूर के ऐसे पूरा आप देखते हो। व्हाट इज दिस? हर वक्त उनकी एक लॉबी में एक जगह है जहां वो बैठे रहते हैं, और सारा दिन इसी बात पे कि ये कहाँ से कहाँ जाती है, किचन में से इसने क्या लिया, किचन में क्या खाया, क्या बनाया। बस ये मुझसे, और मुझे लगता है कि मैं तो पागल ही हो जाऊंगी इन चीजों से। हस्बैंड तो मेरे बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ने कभी उन्होंने कुछ बोला हो। और मैंने ऑलरेडी होम्योपैथी दवाई 2 इयर्स किसी से ली है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे इग्नेशिया दी थी, उन्होंने मुझे कार्सिनोसिन दी थी, और भी एक दो दवाइयां दी थी। हर रोज का मेरा ये टॉर्चर है, हर रोज का, एवरी डे। मुझे इतनी इतनी टेंशन होती, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि गोली मार दूं। इस तरह का मुझे मेरे मेरे मन में आता है कि कितना ज्यादा ये लोग मुझे तंग करते हैं। और बहुत मैं भी रूडली फिर उनसे बोलती हूँ, मैं भी अच्छी तरह से नहीं बोलती, रूडली बोलती हूँ। और मैं रोटी नहीं खाती, रोटी खानी बंद कर देती हूँ कि मैंने नहीं खानी रोटी। मतलब इतना ज्यादा मैं हमेशा डिप्रेशन में बैठी रहती हूँ कि मैंने कुछ करना ही नहीं है, मेरे से नहीं होता कुछ। सो दिस इज द केस। तो किसी के मन में कोई मेडिसिन आई, तो अगर आई है तो प्लीज लिखिए यहाँ पर कि कौन सी दवाई हो सकती है। हम ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर ही पेशेंट्स को दवाई देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं हमारी प्रैक्टिस में कि हम देखते सारी हमें पता चल जाता है कि ये वो पेशेंट। सो कोई भी डॉक्टर जो लिखना चाहते हो यहाँ पे लिखिए कि ये लाइकोपोडियम, ओके। दीपांजलि, दीपांजलि जी ने लाइकोपोडियम लिखा है। हम्म। और कोई, कुछ भी दिमाग में आ रहा है वो लिखिए कि आपके दिमाग में ये चीज है। ओके, चलो। यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहली बात, उसने बोला कि एवरी डे का टॉर्चर है, हर रोज का। दिस इज डिल्यूजन टॉर्मेंटेड शी इज, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड शी इज। बहुत ही सुंदर रूब्रिक है। मेरी जिंदगी का जो सबसे पहला केस जो मैंने एक अच्छे ढंग से होम्योपैथिकली ठीक किया था, वो इसी रूब्रिक के साथ कनेक्टेड था। उसकी भी अभी थोड़ी बात बताऊंगी। तो पहला रूब्रिक आता है डिल्यूजन टॉर्मेंटेड शी इज या ही इज। उसमें सिर्फ 2 मेडिसिन है। बताइए कौन सी मेडिसिन है दो? डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज। एक है चाइना, दूसरी है लाइसिन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक गुस्से से भरा हुआ, एक हाईली डिग्निफाइड एंड आइडियलिस्टिक। इस पेशेंट के दिमाग में क्या आ रहा है कि जो रोज का मेरा ये टॉर्चर है, टॉर्चर हमारे पास ऐसा रूब्रिक नहीं है, तो टॉर्मेंटेड रूब्रिक है। एक ही दोनों में, दोनों का
मीनिंग है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो दोनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाइना हाईली डिग्निफाइड और बहुत ही सहनशीलता वाला, उसके ऑपोजिट लाइसिन बहुत ज्यादा गुस्से वाला। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हर रोज का टॉर्चर है और मेरा दिल करता है कि इस बंदे को गोली मार दो। मुझे ऐसे टक टक ऐसे, मैं जाती हूँ यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक, ये मुझ सारा दिन लॉबी में बैठे मुझे देखते रहते हैं। अनिल ने भेजा है, 2-3 लड़कों ने भेजने शुरू तो करे ना। दिस इज लाइसिन। ये बिजनौर के ने भी भेजा है आज, अमित जी ने अपना ही भेजा था। म्यूट करिए जी। तो इनको गुस्सा बहुत आता है, एंगर वॉयलेंट, उसमें लाइसिन है। और लाइसिन एक डॉग के सलाइवे से बनी हुई मेडिसिन है। इसमें बहुत ज्यादा अटैक के, बाइट के, किल के, इन सब चीजों के साथ रिलेटेड बहुत ज्यादा रूब्रिक्स है। तो इनको मैंने, क्योंकि ये रूड बहुत थे, गुस्सा बहुत आता था। चाइना को इस तरह का गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैंने इसी बेसिस के ऊपर चाइना भी दी हुई है किसी और पेशेंट को, किसी और बीमारी में। तो इनको मैंने लाइसिन 1 डोज दी। मैंने बोला कि हफ्ते बाद मुझे बताइएगा। तो इनका, शी रैंग मी ऑन द नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, कि डॉक्टर साहब इतनी शांति मिली उस मेडिसिन से जो आपने मुझे कल दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम मुझे लगा कि जैसे मैं बदल गई, मैं बिल्कुल 100% ठीक हो गई। She is, she rang me the next day, very next day. She is perfectly okay, 100% fine now. ये उन्होंने बोला। सो जब होम्योपैथी एक लॉजिक के बेसिस के ऊपर, ये नहीं कि तीर तुक्के चलाने या एंगर वॉयलेंट आ गया कुछ भी दे दो, नहीं, अगर एक लॉजिक के बेसिस के ऊपर हम इसको यूज करते हैं तो हमें इस तरह के रिजल्ट। उसके बाद इन्होंने कभी भी फोन नहीं किया, कभी बताया नहीं। एक बार फोन आया था कि मुझे आप दवाई बता दीजिए आपने क्या दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आप आओगे अगली बार फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या मेडिसिन मैंने दी थी। तो मैं एक, क्योंकि मेरा जो लाइसिन का केस है बहुत सारे डॉक्टर्स को पता है, मेरे मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बता चुकी हूँ, थोड़ा सा मैं फिर भी बताऊंगी कि जब हमने सैगल सिस्टम स्टार्ट किया, इट वाज इन 93। तो 93 से लेके 96 7, 4-5 साल इस तरह थे कि वी वर टोटली कंफ्यूज्ड कि किस तरह से माइंड लेना है, किस तरह से माइंड अप्लाई करना है, क्योंकि तब तो कोई मैटर भी नहीं हुआ करता था। कुछ जो में डॉक्टर सैगल्स पढ़ा के जाते थे हम उसी का, एक बार उन्होंने जलसीमियम पढ़ा दी, एक बार उन्होंने बेलाडोना पढ़ा दी, एक बार उन्होंने आर्सेनिक पढ़ा दी। तो हम तो उतने को दायरे में ही थे। तो मैं डॉक्टर राजन शंकरन को मैंने बहुत पढ़ा। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उनकी सोल बुक जो है वो भी मेरे पास है, उनकी सब्सटेंस बुक है वो भी मेरे पास है। तो मैं ऐसे ही पढ़ती रही। एक बार मेरे पास एक पेशेंट है, बाहर बैन हुई, तो मैंने बोला, वो कोई सर्वे कर रहे थे, कहते जी मैं टीचर हूँ तो इस तरह से हम सर्वे कर रहे हैं, आप कितने लोग रहते हैं और क्या करते हो। तो मैंने बोला कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर, मेरे हस्बैंड भी होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो उन्होंने बोला कि आप मेरी बेटी का इलाज कर दोगे। मैंने कहा जी बताओ। तो कहते मैं लेके आऊंगी उसको, उसको हेयर प्लग करने की, बाल नोचने की आदत है, ट्राइकोटिलोमेनिया इसको बोलते हैं। तो मैंने कहा जी कर लेंगे, आज ले आना। तो वो अगली बार थोड़े दिनों के बाद वो आ गए। वो लड़की ने ऐसे दुपट्टा, विग पहना हुआ, उसके ऊपर दुपट्टा लिया और उसकी मदर काफी कुछ बोलती रही। हमने 2-4 सिम्टम जितना को आता था, क्योंकि इनिशियल डेज में तो टोटली कंफ्यूजिंग था, कुछ नहीं आता था। जितने भी रूब्रिक्स आते थे लिख लिए, बेलाडोना दे दी। वो हंस रही थी, वो स्माइल कर रही थी। तो 15-20 दिन, महीना बीत गया, कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसके बाद फिर, क्योंकि पुल हेयर डिजायर टू में 4-5 मेडिसिन थी इसमें, एक टेरेंटला थी, एक बेलाडोना थी, एक दो और थी। मैंने चारों की चारों मेडिसिन दे दी 3-4 महीनों में। मुझे रिजल्ट तो कोई मिला नहीं। ये क्या बात हुई? भी उसमें लिखे पुल हेयर डिजायर टू, उसमें 4 मेडिसिन है, कोई तो एक्ट करे। फिर मैंने क्या सोचा, मुझे क्या लगा कि हम चाहते हैं कि पेशेंट कुछ बोले। वो पेशेंट तो कुछ बोलता नहीं था। उसकी माँ हर बार आके 2-4 बातें डिक्टेट करवा जाती थी। मैंने बोला कि अगली बार ना आप अकेले आना, और जब अकेले आओगे तो 1-1.5 घंटा निकाल के आना आप। कहते ठीक है। तो वो अगली बार अकेले है। मैंने कहा जी मुझे शुरू से स्टोरी बताओ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इफ यू नो। बहुत बात पता होता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। कहते हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है। मैंने कहा बताओ। कहते डॉक्टर साहब जब मैं 10 साल की थी तो वो स्कूल में पढ़ती थी, हमारे यहाँ वी आर 3 सिस्टर्स, मैं सबसे बड़ी थी। तो मेरे मॉम को कोई प्रॉब्लम होगी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और उसके बाद सारे घर का काम, आई वॉज जस्ट 10 years old, 10 साल का बच्चा, स्कूल भी जाती थी, तो सारा घर का काम करती थी। और कभी खाना बनाना, कभी सफाइयां करना, सारा एवरीथिंग। लेकिन जो मेरे डैड थे, मेरे मॉम डैड थे, हमेशा मुझे कोसते ही रहते थे, तुम कुछ करती नहीं हो, तुम कुछ करती नहीं हो, सारा काम ऐसे ही पड़ा रहता है, तुम ये नहीं करती, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। दूसरी दोनों बहनों को तो कोई कुछ कहता नहीं था, मुझे ही कहते थे। और फिर मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरा दिल करता था कि जैसे मार ही दो, इतना ज्यादा गुस्सा आता था। बस स्ट्राइक हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे दिमाग में अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर राजेश शंकरन की मैंने लाइसिन पढ़ी थी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, अपॉन whom अपॉन whom ही इज डिपेंडेंट। मतलब कि रूब्रिक तो अकेला इतना ही है, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज और शी इज, बाय दोज अपॉन whom she और he is dependent। वो 10 साल की बच्ची थी, वो डिपेंडेंट थी अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो पेरेंट्स के द्वारा टॉर्मेंटेड थी। तो लाइसिन मेडिसिन थी, और गुस्सा भी बहुत वायलेंट था, हद से ज्यादा गुस्सा। चाइना तो तब कभी पड़ी ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि चाइना भी इसमें इस तरह से यूज हो सकती है। तो मैंने उनको अपने बॉक्स में से निकाल के लाइसिन 30 की, आप इमेजिन नहीं करोगे कि किस तरह की वो दवाई थी। अभी तो सारे लिक्विड्स हैं, इतनी सी छोटी सी कांच की वायल, उसमें पीले रंग की गोलियां जो कि 10-15 साल पुरानी थी, वो येलो कलर की गोलियां, उनमें इफेक्ट देखो। वो उसमें से मैंने 4 गोलियां निकाली, ब्राउन कलर की, और उनको दे दी। मैंने कहा ठीक है, आप अगले हफ्ते मुझे आके बताइएगा। कहते ठीक है। साथ में सेटलैक। तो वो चले गए। वो तो तीसरे दिन ही आ गए। डॉक्टर साहब क्या दिया मुझे? मेरा तो एक बार भी हाथ यहां पर नहीं गया, नहीं तो मेरा तो हर वक्त हाथ ऐसे ही, मैं ऐसे प्लकी करती रहती, कभी इधर से कभी, और सारा सिर उसने बांध कर रखा था। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, कि होम्योपैथी क्या इतनी ज्यादा जबरदस्त पैथी है, कि एक डोज, जो पहले 4 महीने मेडिसिन दी थी वो गलत मेडिसिन थी, इसलिए उन्होंने किसी ने एक्ट नहीं किया। अब जैसे ये हम केसेस देखते हैं जहां पे कारण मिल जाता है, जहां पे पेशेंट की नेचर के 100% रूब्रिक्स मिलते हैं, तो रिजल्ट्स भी 100% मिलते हैं। उसके बाद फिर उनको कोई मैंने सच मेडिसिन नहीं दी, क्योंकि थी भी नहीं लाइसिन 30 में, बस एक छोटी सी वायल थी, उसमें से जो दिया सो दिया। और उनके 3-4 महीनों में बहुत अच्छे बाल उग गए, और उन्होंने विग लगाना छोड़ दिया। सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल केस ऑफ माई लाइफ। यहां से मेरा इंटरेस्ट होम्योपैथी में बहुत ज्यादा बढ़ा, कि वाओ, दिस इज होम्योपैथी। के हालांकि बंदा ये भी सोच सकता है वो पुरानी सी दवाई है, क्या दूं उसको। बट उस पुरानी दवाई में भी चाहे उसका कलर चेंज हो गया, व्हाइट ग्लोब्यूल्स ब्राउन से हो गए, फिर भी उनमें इफेक्ट आज तक
जिस दिन दी थी उस दिन तक इंटैक्ट था। इस तरह से आज तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्योर्स हैं हमारे पास। मेरा आजकल 100 डेज 100 केसेस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें 84 85 केसेस हो चुके हैं। और उसमें मैं सिर्फ यही बताती हूँ कि किस तरह से पेशेंट आता है, क्या बोलता है, और क्या हम रूब्रिक्स लेते हैं बड़े सिंपल वे में। होम्योपैथी को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। मैंने तो कभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं यूज किया, कभी कोई पेटेंट नहीं यूज किए, कभी कोई इवन मदर टिंचर्स भी यूज नहीं किए, कभी कोई बायोकेमिक भी यूज नहीं किए। सिंपल मेडिसिन, सिंगल डोज। या अब हम एक और केस करते हैं। ये एक फीमेल का ये भी केस है, और ये 46 ईयर्स के हैं। ये भी मेरे पास 5 7 साल पहले आए थे। तो इनकी वो एज ऐसी थी कि जब मीनोपॉज के आसपास थी। और इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब 1 साल हो गया, मेरा मन बहुत उदास रहता है, बहुत ज्यादा उदास रहता है, और किसी से मिलने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, दिल करता है बस बैठी रहूं, अकेली बैठी रहूं। और मैं हमेशा इसी चीज में डूबी रहती हूं कि मेरा होगा क्या। मैंने कहा जी ऐसे क्यों? ये जो क्यों है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते एक तो हमें बहुत पैसे का घाटा पड़ गया था, अबाउट 40 50 लाख का। किसी ने हड़प कर ली, हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस था हमारे लिए। कई साल हो गए, लेकिन आज भी दिल पे वो चुभता है कि वो इतने 50 लाख, 50 60 लाख का हमें घाटा पड़ा था। दूसरा है कि मेरा बेटा जो है, मेरा एक ही बेटा है, वो कह रहा है कि मैंने बाहर जाना है, अमेरिका कनाडा जाना है। वो बाहर जाने के लिए तैयार है। मैं कहती हूँ कि एक ही बेटा है, वो भी बाहर चला गया तो हम क्या करेंगे? तो मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। सारा दिन मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, और वो ही जो नुकसान हुआ था वो सोचती रहती हूँ। क्योंकि हस्बैंड का, मेरा खेती का काम है, और कोई बोले ना, कोई बुलाए ना, कोई काम ना करूं, और साथ में कोई मुझे आके, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब उठ जाओ, अब ये कर लो या वो कर लो। मैं कहती हूँ जी पीछे हट जाओ, मुझे मत बुलाओ। ना मेरा किसी के साथ बोलने को दिल करता है, ना किसी की मुझे हमदर्दी अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा हॉट फ्लशेस है, कोल्ड पर्सपिरेशन, एकदम गर्म गर्म सा वो होता है, पसीनो पसीनी हो जाती हूँ, फिर ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब मुझे जो लग रहा है वो ये है कि मेरा क्या बनेगा। मेरा बेटा चला जाएगा बाहर, हम तो दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रह जाएंगे। इसी सारा दिन उधेड़ बुन में मैं बस बैठी रहती हूँ, और किसी काम में मेरा मन नहीं लगता। दिस इज द केस। तो किसी के मन में कोई मेडिसिन या कोई सिम्टम्स या कोई रूब्रिक्स आए हो, हमने बिल्कुल सिंपल बात करनी है, और सिंपल से रूब्रिक्स लेने हैं। चलो साथ साथ में आप भी लिखते जाइए, साथ साथ में हम भी बताते हैं। पहला रूब्रिक मैंने लिया है एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि जो उनको 50 60 लाख का जो घाटा पड़ा था। देन एलिमेंट्स इन क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड, जो मीनोपॉज के टाइम पे वो जो चेंजेस आ रही हैं, वो जो हॉर्मोन्स बदल रहे हैं, वो भी एक रीजन है उनकी उदासी का। सो नेक्स्ट रूब्रिक है सैडनेस, कंपनी एवर्स टू, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। उदास पेशेंट डिप्रेशन का है। डिप्रेशन वर्ड एज इट इज रेपर्टीज में नहीं है, सैडनेस है। तो सैडनेस में उनको बिल्कुल कोई कंपनी पसंद नहीं है, और दिल करता है कि बस मैं अकेली बैठी। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक है वो ये है एब्सॉर्ब्ड, जनरल, become of him
एज टू व्हाट वुड एब्जॉर्ब, के अपने उसमें एब्जॉर्ब्ड है कि मेरा क्या बनेगा। उधर से पैसों का नुकसान हो गया, उधर से बेटा जा रहा है, उधर से मीनोपॉज आ गया। तो व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, ये बहुत सुंदर रूब्रिक है। आई हैव यूज इट हंड्रेड्स टाइम। स्पोकन एवर्स टू बीइंग, स्पोकन एवर्स टू बीइंग, अलोन वांट्स टू बी, कि जाओ सब चले जाओ, बस मेरे पास कोई ना हो, अकेले ही छोड़ दो, किसी की कंपनी मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। कॉन्सोलेशन एग्रीमेंट, जब हस्बैंड बोलते हैं कि चल चुप कर जा, चल कोई गल नहीं, कुछ नहीं होया, लेकिन मैं कहती हूँ कि जाओ रहने दो। दिस इज कॉन्सोलेशन एग्रीमेंट, कि उसको हमदर्दी की जरूरत नहीं है। एंड गुस्से में मैं बात नहीं करती, एंगर टॉक इन डिस्पोज टू। तो जब मैंने ये सब रूब्रिक्स लगाए, तो इसमें मेडिसिन आती है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर के साथ पैरेलल ऑरम आती है, जिसमें 6-7 रूब्रिक है, लेकिन नेट्रम्योर सारे के सारे रूब्रिक्स कवर करती है, जो एक बहुत सुंदर रूब्रिक है। एब्जॉर्ब जनरल बिकम ऑफ हिम एज टू व्हाट वुड, वो इतना खोया हुआ है, इतना एब्जॉर्ब्ड है कि मेरा क्या बनेगा। ये उन्होंने 2-3 बार बोली कि होगा क्या, मेरा क्या बनेगा। तो यहाँ पे एक ही मेडिसिन है, दैट इज नेट्रम्योर। तो उनको नेट्रम्योर 1 ml दी, और अगली बार आके बोलते हैं मच मच बेटर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अगर हम किसी केस में रीजन का ध्यान नहीं देते, उसकी प्रेजेंट कंडीशन का ध्यान नहीं देते, तो नेट्रम्योर उसको उसकी पार्शियली इंडिकेटेड तो हो सकती है, उसको थोड़ा सा फर्क तो दे सकती है, लेकिन मच मच बेटर पेशेंट तब बोलता है जब उसको ऑलमोस्ट 100% फर्क पड़ जाता है। तो ये 31/8 को आए, बाद में 25/9 को आए, फिर इन्होंने दवाई छोड़ दी। उसके बाद 1 साल के बाद आए कि मुझे वैसी फीलिंग फिर से आ रही है, क्योंकि मेरा बेटा अमेरिका चला गया, शायद कनाडा या अमेरिका बाहर चला गया, अब्रॉड चला गया। मैंने फिर से उनको नेट्रम्योर 1 डोज दी, और उसके बाद उन्होंने वो आते रहे, 2-3 बार आए, और डिप्रेशन इज गॉन। उन्होंने बोला है कि मेरा डिप्रेशन डिप्रेशन सब चला गया, मेरे छोटे जोड़ों में दर्द होती थी, वो भी ठीक होगी, मेरा ईएसआर 78 था, वो भी ठीक है, पूरी बॉडी जैसे जकड़ी हुई थी, वो भी ठीक है। सो इस तरह से डिप्रेशन इनका भी चला गया, उड़ गया। सो अभी आई थिंक 45 मिनट्स हो गए हैं। हम ये सेशन कल आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारे केसेस हैं, तो कल भी हम कुछ न्यू केसेस ही करेंगे। वैसे मेरे 100 डेज 100 केसेस में मैंने 5-7 केसेस डिप्रेशन के डाले हुए हैं, आप वहां पे भी देख सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आप डॉक्टर नीलम अवतार सिंह के नाम पे आप निकालो, उसमें प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में भी मैंने डिप्रेशन के केसेस डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और मैं हमेशा सिंपल वे में, बिल्कुल भी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करती कि हम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें, नो। सिंपल वे में मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, रीजन को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी हिसाब से हम दवाई सिलेक्ट करते हैं। सो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल इसको फिर 4 से 5 हम कंटिन्यू करेंगे। सो डॉक्टर प्रोमिला हाँ जी मैम। जी। चलिए तो ऑडियंस, कल मैम का पार्ट 3 आएगा डिप्रेशन पे ही, और अगर 2-3 आज भी किसी केसेस। को कोई रूब्रिक के बारे में कुछ भी जानना है, तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, या लिख के पूछ सकते हैं, किसी भी केस के बारे में, किसी भी रूब्रिक के बारे में। नहीं, थैंक यू ही आ रहा है सुनील कुमार जी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संजीव सिंह, थैंक यू। चलो ठीक है, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे 4 to 5 इसी तरह से, और कुछ नए केसेस हम स्टडी करेंगे फिर से।
क्योंकि पुराने बहुत चलिए। सारे ऐसे केसेस है जो मैंने जिनकी वीडियोस बना रखी हैं और बहुत बार डाली हैं। तो कल ये दोनों तीनों केस आई थिंक मेरे न्यू थे। कल भी हम मैम, कुछ नए केसेस की एक बात आया करें। विच रेपर्टरी यू आर यूजिंग, डॉक्टर अशोक मदान का आया। क्या है? विच रेपर्टरी यू आर यूजिंग? मैं तो बहुत सारी यूज करती हूँ। कंप्लीट। मैं सिंथेसिस कंप्लीट। करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, मर्फी करती हूँ, कंबाइन करती हूँ, बहुत सारी। कई रूब्रिक्स ऐसे हैं जो अकेले कंप्लीट में है, कई रूब्रिक ऐसे हैं जो कंबाइन में है, कोई मर्फी में है। सो बहुत सारी रेपर्टरीज यूज करती हूँ। सॉफ्टवेयर मेरे पास एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर कारा है। अभी तो ये पिछले 8-10 साल से तो बंद ही हो गया। तो कारा सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, रडार यूज करती हूँ। और आप लोग ये यूज कर सकते हैं। एक या दो रेपर्टरीज आप रखिए अपने पास। जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये सीकेडी या एमआई के केसेस में भी आपकी अप्रोच इसी से ही रहती है मैम? किस किस तरह के केसेस में? सीकेडी क्रेटनिन 10-12 चल रहा हो और एमआई मायोकार्डियल इंफाक्शन के केसेस जो होते हैं उनमें भी यही अप्रोच से मैम हर करते हैं? केस में जी, बिल्कुल। हर केस में सिर्फ ये देखना होता है कि कोई किसी में अगर फिजिकल प्रॉब्लम है साथ में तो हम फिजिकल को भी ले सकते हैं। हर केस में इसी तरह से हम कंसिडर करेंगे। रीजन जानना है, पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन जाननी है, सब कुछ इसी तरह से, बिल्कुल। मैम उसमें मैम क्रेटनिन के जैसे सक्सेस रेट आपके कितने परसेंट रहे हैं क्रेटनिन जैसे 10 से अगर 4-5 भी आ जाता है तो? मेरे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे तो लगता है कि मिलते हैं। अब क्योंकि पेशेंट्स में कई बार पेशेंस नहीं होती, वो कुछ करवा लेते हैं, कुछ कोई ट्रांसप्लांट करवा लेता है, या अदरवाइज जो पेशेंट रेगुलर चल रहे हैं, अभी भी मुझे लगता है कि 5-7-8 केसेस चल रहे होंगे जिनका मान लो कि क्रेटिनिन उसका 5 हो गया, तो उससे धीरे 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 रिड्यूस होता है। जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही मेडिसिन दो, उसमें 2 बार चेंज भी करनी पड़ सकती है। तो पैटर्न तो यही रहता है, पेशेंट देखने का पैटर्न यही रहता है। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। मैम। जी। थैंक यू। जी। सो नाइस ऑफ हाँ यू। जी। थैंक यू। किसी और को कुछ पूछना है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। चलो आज का हम सेशन चलिए। यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। चलिए ऑडियंस, हमारी अप्रैल की जो सीरीज चल रही है हनीमूनियन मंथ की, हमारे डेयर के सारे सीनियर मेंटर्स, जो सीनियर टीम है, वो सारी सारी प्रेजेंट रहती है इस मंथ में हमेशा की तरह। तो अप्रैल में जैसे ही स्टार्ट हुआ, डॉक्टर योगेश मल्होत्रा ने अपनी सीरीज स्टार्ट करी कार्डियक रेमेडीज। उनके वीडियोस आ चुके हैं यूट्यूब पे, आप वहां कंटिन्यू कर सकते हो उनको देखना। और नीलम मैम की भी डेली आ रही है, तो मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वो पोस्ट करूंगी जैसे ही ये 3 पूरे हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट जो वीक है डॉक्टर मनीष जगपाल का है। वो हिंदुस्तानी रेमेडीज, मतलब जो हम ये यूज करते हैं एक्यूट फीवर में, या ये ग्लोए, पपैया, इनके लीव्स और उनकी क्या वैल्यूज है हमारे लिए, हेल्थ वैल्यूज क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है, वो इस चीज पे डिस्कस करेंगे। तो देखना मत भूलना, यूट्यूब को फॉलो करना। और हमारा कोई भी वीडियो अब फेसबुक पे नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कीजिए और उसको फॉलो भी कीजिए। यस। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके देन, थैंक यू एवरीवन।